हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। फिजिक्स का हम लाइट वाला चैप्टर आज कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस हमेशा फोकल लेंथ के इनवर्स रिलेशन में होती है, मतलब जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी उतनी ही कम पावर होगी किसी भी लेंस की। और जो पावर की यूनिट रहती है यहाँ पे वो डायोप्टर है। सुनो, एक बार हमने पढ़ी थी फिजिक्स के ही अंदर पावर की यूनिट वॉट्स पढ़ी थी। तो जब भी लिखा होगा ना पावर ऑफ लेंस, तो वहाँ पे हमेशा ट्राई करना कि डायोप्टर देखो पहले। पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट रहेगी वो डायोप्टर। पर कहीं केसेस में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे सीधा पावर लिखा हुआ है, पर जो यूनिट दे रखी है वो डायोप्टर है, तो और दूसरी पावर कोई नहीं लिखी हुई है, तो उस केस में आंसर जो रहेगा आपका वो डायोप्टर ही रहेगा। पर अगर पावर भी है ऑप्शन में और पावर ऑफ लेंस भी है ऑप्शन में, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा डायोप्टर और पावर का रह जाएगा वॉट्स। ठीक है, तो ये जो डायोप्टर है इसको आप ध्यान रखोगे। तो 1 डायोप्टर कितना होता है, तो पावर ऑफ अ लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर के बराबर होती है। तो कन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगी आपको, और जो कनकेव लेंस रहेगा उसकी आपको नेगेटिव मिलेगी। याद रखो, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे अब कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, और कॉन्केव लेंस कैसा लेंस है, तो इट इज़ डाइवर्जिंग लेंस। अब देखेंगे हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होती है। तो प्रिज्म कैसा होता है, पहले तो ट्रायंगुलर सी शेप का होता है। जब आप इसमें वाइट लाइट डालते हो तो इससे 7 रंग निकल के आते हैं, जिनको हम बोलते हैं विबग्योर। विबग्योर जिसमें जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी भी कम, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं E = h न्यू, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी। पर जब इसी फॉर्मूले को तोड़ते हैं, न्यू = c/λ करते हैं, तो लैम्डा कम, एनर्जी ज़्यादा, और अगर लैम्डा ज़्यादा या तो आपकी एनर्जी कम, तो इन्वर्स रिलेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये रहती है आपकी रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। और अगर मैं शेप दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपको ग्लास प्रिज्म दिखता है, और इसको अगर इलेबोरेट मैं कर दूं तो इसके कुछ एंगल्स भी बनते हैं, लाइक दिस। शीट थोड़ी होगी, कोई एंगल बनेंगे ना यहाँ पे, इस तरह से रेक्टेंगुलर एंड्स मिलते हैं आपको इसमें, तो विबग्योर आ जाता है। तो जो रिफ्रैक्शन होती है ग्लास प्रिज्म के थ्रू और ग्लास स्लैब के थ्रू, दोनों में डिफरेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि स्लैब के केस में आपकी जो इमर्जेंट रे होती है वो इंसिडेंट रे के बराबर होती है। जो स्लैब होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, तो इंसिडेंट पड़ी, ये रिफ्रैक्शन हुई, ये देखो ये नॉर्मल है आपका, ये भी नॉर्मल है। तो जब वापस जाएगा तो ये वाली जो इमर्जेंट रे निकलेगी ना, ये इंसिडेंट के बिल्कुल पैरेलल जाएगी। तो ग्लास स्लैब के केस में ये बनता है। पर प्रिज्म में तो केस बिल्कुल ही उल्टा है। यहाँ पे तो वाइट लाइट 7 रंगों में बिखर रही है, जिसको हम विबग्योर बोल रहे हैं। तो विबग्योर में जब डिवाइड हो रही है, तो दोबारा से अगर आप एक प्रिज्म आगे लगा देते हो तो ये 7 की 7 लाइटें आपको एक सिंगल लाइट दे देगी, जो कि वाइट लाइट होगी दोबारा से। तो एक और प्रिज्म अगर आप आगे ऐड ऑन करते हो, तो दोनों के थ्रू हम देख रहे हैं यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन है वो डिफरेंट तरीके से हो रही है। ये स्लैब की दिखाई हुई है, तो ये जो नॉर्मल रे है दैट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू द इमर्जेंट रे। कुछ नहीं होती इमर्जेंट, जैसे इंसिडेंट गई फिर किसी अंदर दूसरे मीडियम के अंदर गई तो उसको रिफ्रैक्टेड रे बोल देते हैं, तो दोबारा से जो बाहर निकल के आती है उसको हम इमर्जेंट रे बोल देते हैं। तो ये जो स्प्लिटिंग हो रही है ना लाइट की इंटू 7 कलर्स, उसी फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो 7 रंगों में जब आपकी वाइट लाइट कन्वर्ट हो जाती है, तो जब 7 कलर दोबारा से आपस में मिलते हैं तो दोबारा से कैसी बना देंगे, वाइट लाइट बना देते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है ना हमें विबग्योर का, याद रखना हमेशा रेड का ही याद रखोगे आप। हाईएस्ट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी कम, और ये स्प्रेड भी कम करती है। इसी वजह से स्टॉप के लिए रेड कलर लगाया होता है, तो आगे दूर से दिख जाए। जब रंग बिखरेगा तो आपको दूर से नहीं दिखाई देगा क्लियरली, पर जब रंग पॉइंटेड होगा तो आप उसको देख पाओगे। तो जो रेड कलर होता है वो कम डेविएट करता है, कम स्प्रेड करता है, जबकि वायलेट कलर, वायलेट के केस में उल्टा हो जाएगा सारा। यहाँ पे वेवलेंथ सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, और एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो डेविएशन भी सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम थी। तो सबसे ज़्यादा जो डेविएशन होती है वो किसकी होती है, वो वायलेट कलर की होती है। और 7 कलर दोबारा से जब रिकम्बाइन करते हैं तो दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट लाइट। ये देखो यहाँ पे ये सारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट दिखाया हुआ है आपको। रेनबो जो बनता है, रेनबो जो बनता है दैट इज़ ऑल्सो ऑन द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, सॉरी स्पेसिफिक अगर बोलेंगे तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट। हो तो रिफ्रैक्शन ही कर रही है, पर उसकी एक एप्लीकेशन है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन जो फिनोमिना है, यानी कि जो वाइट लाइट है वो कहाँ से आएगी, वो सूर्य से आएगी। कहाँ पे पड़ेगी, पानी की ड्रॉपलेट पे पड़ेगी। पानी की जो ड्रॉपलेट होगी यहाँ पे मीडियम चेंज, तो यहाँ पे आगे चल के ये वाइट लाइट क्या करेगी, 7 रंगों में बिखर जाएगी, और फाइनली क्या बनता है अपने पास, विबग्योर बन जाता है, दैट इज़ रेनबो।
रेनबो बन जाता है। तो हर एक रेन ड्रॉप जो होती है वो एज अ टाइनी प्रिज्म की तरह एक्ट करेगी और फाइनली जो सनलाइट से वाइट लाइट पड़ी थी वो 7 रंगों में बन जाएगी। हमेशा याद रखना जो रेनबो होता है हमेशा सूर्य के ऑपोजिट साइड में बनता है, मतलब अगर सूर्य इस तरफ है, आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपको रेनबो हमेशा उल्टी तरफ को ज़्यादातर दिखाई देता है। 2 रेनबोज बनते हैं, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। प्राइमरी वाला आपको ज़्यादा डार्क दिखता है इफ़ कंपेयर टू द सेकेंडरी वन, सेकेंडरी हल्का सा दिखता है। तो ये देखो, ये हमेशा आपको सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा। यहाँ तो जस्ट आपको मैकेनिज्म समझाने के लिए बताया हुआ है ये कि इस तरह से क्लाउड से रेनफॉल शुरू हुआ। ये रेनफॉल का एक एक जो टाइनी ड्रॉपलेट होगा उसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो ये देखो अंदर सेवरल रिफ्लेक्शंस हो रही हैं और फाइनली रिफ्लेक्शंस हो रही हैं, रिफ्रैक्शंस हो रही हैं, दोनों होंगी। रिफ्लेक्शन मतलब जो सूर्य की किरण आगे जा चुकी है और जो वापस हो रही है अपने एनवायरनमेंट के अंदर, और रिफ्रैक्शन की वजह से हम देखेंगे कि हमें रेनबो दिखाई देता है। विबग्योर वायलेट वाला नीचे होता है और रेड वाला जो होता है वो ऊपर की तरफ को दिखाई देता है। तो जो आपका रेनबो बनेगा हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस होती हैं, तो हमारा एटमॉस्फेयर कितनी सारी लेयर्स हैं, राइट। ट्रोपोस्फेयर आती है, ऊपर जाओगे स्ट्रेटोस्फेयर आएगी और ऊपर जाओगे मीजोस्फेयर आएगी, थर्मोस्फेयर आएगी, तो ऊपर जाके फाइनली एक्सोस्फेयर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसिटी बदली जा रही है ना हर जगह पे। कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, कहीं पे हवा के कण जो हैं आपको वो ज़्यादा मिल रहे हैं, ऊपर जाके कहीं कम मिल रहे हैं, कहीं पे आयंस आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। तो डेंसिटी तो पूरे टाइम पे चेंज कर रही है। तो जो हमारी सनलाइट है, इवन स्टार्स हैं, जब वो नीचे तक अपनी रोशनी देते हैं तो उनको बहुत बार रिफ्रैक्शन फेस करना पड़ता है और उनकी जो एक्चुअल पोजीशन होती है उससे हमेशा हमें वो डिफरेंट जगह पे दिखाई देते हैं। तो ये देखो, जैसे अगर स्टार की एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे थी ना, तो यहाँ से जब लाइट पड़ेगी तो एटमॉस्फेयर से क्रॉस करती हुई आएगी, तो जब तक हमें दिखाई देगी तो उसकी स्टार की पोजीशन ही हमें दूर दिखाई देगी। अपरेंट स्टार की जो पोजीशन है वो डिफरेंट दिखाई देगी। क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि बीच में एटमॉस्फेयर आ रहा है, मीडियम चेंज हो रहे हैं, रेयरर आ रहा है, डेंसर आ रहा है, रेयरर आ रहा है, डेंसर आ रहा है। तो जो लोकेशन जहाँ पे सन एक्चुअली हमें अपीयर होना चाहिए था वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, जहाँ पे स्टार एक्चुअल में अपीयर प्रेजेंट है वहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा। वैसे जो हमारा सूर्य होता है वो 2 मिनट हमें सुबह पहले दिखाई देता है और 2 मिनट हमें लेट वो अस्त होता दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल सनराइज जब हुआ, अभी लोकेशन यहाँ पे थी पर हमें 2 मिनट पहले ही वो ऊपर दिखाई देने लग जाता है। क्यों? ड्यू टू अगेन एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में मीडियम बदल रहा है। वैसे ही जब सनसेट होता है तो सनसेट के टाइम पे सूर्य जो होता है वो सनसेट हो चुका होता है पर हमें 2 मिनट तक दिखाई देता है। तो 4 मिनट जो है एक्स्ट्रा हम सूर्य को देख पाते हैं बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ दिस रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये सन जो है इसका ये भी एग्जाम्पल 2 मिनट अर्ली दिखता है और 2 मिनट हमें बाद में भी दिखता है सनसेट के बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना। दिस इज योर रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुए जा रही है वहाँ पे। टिंडाल इफेक्ट में क्या होता है? स्कैटरिंग होती है लाइट की। लाइट जो आपने देखा होगा, पेड़ होते हैं बड़े बड़े और जब सूर्य की किरणें आती है तो आपको छोटे छोटे दाने ऐसे मूव करते हुए दिखाई देते हैं। दैट फिनोमिना इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट आपको डिफरेंट दिखाई देता है। जैसे सॉल्यूशन के थ्रू अगर देखोगे तो देयर इज़ नो टिंडाल इफेक्ट क्योंकि बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन है। कोलाइड की तरफ अगर जाओगे, ये हमने वैसे केमिस्ट्री में कर लिया है, कोलाइड में अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको टिंडाल इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और जब तो आप सस्पेंशन के केस में जाओगे जहाँ पे चौक को अगर पानी के अंदर आपने डिजोल्व कर रखा है, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन, तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपको यहाँ पे टिंडाल इफेक्ट दिखाई देता है। नाउ स्कैटरिंग में हमने क्या देख लिया, जहाँ पे जो लाइट है वो हर एक डायरेक्शन में क्या कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है खुद को और काफ़ी लंबे डायमीटर तक कर रही है। तो दैट फिनोमिना इज नोन एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सन जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सनराइज और सनसेट के टाइम पे अगर आप देखोगे तो जो रेज होती हैं उनको एटमॉस्फेयर का ज़्यादा हिस्सा कवर अप करना पड़ता है। तो रेड कलर के अलावा बाकी जो कलर्स हैं उनकी वेवलेंथ शॉर्ट है तो वो कम स्कैटर करते हैं। तो दैट इज़ वाई रेड कलर जो होता है वो कम स्कैटर करता है हमारे पास। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। पर बाकी जो कलर्स होते हैं उनकी वेवलेंथ ही कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फैलेंगे। तो इसी वजह से हमें सिर्फ स्टार्टिंग और एंड में रेड कलर दिखाई देता है सूर्य का ज़्यादा डिस्टेंस तक। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना आपको, कलर जो होता है जितना ज़्यादा स्प्रेड करेगा उतनी ही उसकी दूरी से वो हमें नहीं दिखाई देगा। कभी ऑब्जर्व करना, अगर मान लो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रेड ग्रीन येलो कलर्स है, रेड यू विल ऑब्जर्व पर ऑरेंज कलर आपको नहीं दिखाई देगा, आपको ग्रीन कलर नहीं दिखाई देगा, पर रेड कलर दूर से दिखाई जाता है। क्योंकि ये क्या करता है, सबसे कम डेविएट करता है। तो जब सूर्य बिल्कुल टिप्स पे होगा, या तो एक्सट्रीम ईस्ट में होगा या तो एक्सट्रीम वेस्ट में होगा, तो हमें सिर्फ रेड कलर दिखाई देता है, ओनली रेड कलर, नॉट अदर
कलर्स, क्योंकि बाकी कलर जो हैं वो स्कैटर कर चुके होते हैं बिकॉज ऑफ दियर शॉर्टर वेवलेंथ। पर रेड कलर की तो वेवलेंथ ही ज़्यादा थी, तो वेवलेंथ अगर ज़्यादा थी तो इसकी डेविएशन कम होगी, कम स्कैटर करेगा तो पॉइंटेड कलर हमें ज़्यादा दिखाई देता है। तो दैट इज़ अगेन अ फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग। तो उसी तरह से जो मोटरिस्ट होते हैं, जो बाइकर्स होते हैं प्रॉपर, वो भी इन्हीं टाइप की स्कैटरिंग के फिनोमिना पे ही अपने जो लाइट्स हैं उनको डिसाइड करते हैं। जनरली आप देखोगे कि जो लाइट होती है उनकी वो रेड कलर या ऑरेंज कलर की ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं जब भी उनको ऑफ राइडिंग करनी होती है ड्यूरिंग द फॉगी सीजन। इवन नॉर्मल बाइक्स में भी ये फिनोमिना रहता है, क्योंकि आपके ब्लू कलर वगैरह तो बहुत स्प्रेड कर जाते हैं, और स्प्रेड करके तो पॉइंटिंग फॉग में ऑलरेडी वैसे कुछ नहीं दिखाई देता, तो स्कैटरिंग नहीं होगी प्रॉपर, तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब ह्यूमन आई के बारे में हमने सारा पढ़ लिया था। आंख के अंदर क्या क्या देखा था, बायोलॉजी का वो सेंसरी ऑर्गन वाला चैप्टर आप एक बार देख सकते हो, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ये वाइट वाला पोर्शन था जिसको हमने बोला था स्क्लेरोटिक, ये लो स्क्लेरा भी जिसको हम बोल देते हैं, स्क्लेरा बोला था, स्क्लेरॉइड बोल सकते हो। अंदर हमने देखा था लेंस होता है, लेंस के भी अंदर आइरिस था, आइरिस जो है हमारे आई कलर को डिसाइड करता था और कितनी लाइट अंदर जाएगी वो डिसाइड करता था। फिर अंदर जाके हमने एक और चीज़ देखी थी, प्यूपिल। जैसे ही लाइट की प्रेजेंस में आप आते थे तो प्यूपिल छोटा हो जाता था ताकि ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी से अंदर ना चली जाए, और प्यूपिल जो था वो बड़ा हो जाता था जब आप अंधेरे में खड़े होते थे। तो आज हमें थोड़ा सा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझना है। और जो कॉर्निया होता है ना, सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं ना आई डोनेशन करा, वो कॉर्निया वाला पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं होते और न्यूट्रिशन की सप्लाई होती रहती है पर ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, तो इट इज़ ईजी टू रिमूव। सिलियरी मसल्स याद करो, वो कंट्रोल करते थे लेंस की मूवमेंट एंड ऑल को। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं बायोलॉजी वाले पार्ट में। आज हमें लेंस के पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखनी है। पहली बात तो हमारी जो आई लेंस होती है ना, दैट इज़ कॉन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस होती है, और कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। उसके बाद रेटिना जो होता है, इट इज़ द पॉइंट जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। दो तरह के सेल्स होते हैं रेटिना के अंदर, एक थे कोन सेल्स। कोन सेल्स क्या थे, जो कलर्स को रिस्पॉन्ड करेंगे। तो जिसको नाइट ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम हो रखी होती है ना, तो नाइट ब्लाइंडनेस की जिसको भी प्रॉब्लम हो रखी होती है उस केस में हम देखेंगे कि नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हो रखी होती है उसके केस में रेड रॉड सेल्स जो होते हैं, दे आर कोन सेल्स जो होते हैं वो अफेक्टेड रहते हैं। रॉड सेल डिसाइड करता है कितनी इंटेंसिटी की लाइट अंदर जाएगी। येलो स्पॉट जो होता है या पॉइंट जो होता है रेटिना के ऊपर, जहाँ पे सबसे क्लियर इमेज फॉर्म हुई थी, याद है ना, ये सारा रेटिना तो देखा था, पर येलो स्पॉट इज द पॉइंट जहाँ पे सबसे क्लियर इमेज फॉर्म होती है। और ब्लाइंड स्पॉट भी एक पॉइंट था जहाँ पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होती है, वहाँ से ऑप्टिक नर्व्स जाती हैं हमारे ब्रेन की तरफ को। तो नर्व दैट कनेक्ट द आई टू द ब्रेन, दैट इज ऑप्टिक नर्व। उसके बाद आता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर अगर देखेंगे तो एक्वस ह्यूमर वाज द वाटरी फ्लूइड। विट्रस एक्वस ह्यूमर आपके कॉर्निया और लेंस के बीच में था, और बाकी की जो आई बचती है, ये देख लो यहाँ पे, ये वाले पार्ट में विट्रस ह्यूमर, और ये जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे एक्वस ह्यूमर होता था। तो ये तो हम देख चुके हैं। खैर, एडजस्टमेंट होती है हमारे प्यूपिल की, ताकि लाइट इंटेंसिटी डिसाइड करी जा सके कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो अंदर जाएगा। तो वो सब चीज़ें हमने देख ली थी। अब जैसे डार्क रूम होता है, डार्क रूम में प्यूपिल जो है वो एक्सपांड कर जाता है टू गैदर मोर लाइट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ क्लियर इमेज। एकोमोडेशन ऑफ आई क्या होती है, ये आई की एक एबिलिटी होती है कि कैसे वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है ताकि क्लियर इमेज फॉर्म हो और ब्रेन हमारा रिकॉग्नाइज कर सके। इन केस ऑफ फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उस केस में जो सिलियरी मसल्स होते हैं दे रिलैक्स, लेंस बिकम मोर थिन एंड इलॉन्गेटेड, एंड फोकल लेंथ जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। आई डिफेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सबसे पहले आता है मायोपिया। मायोपिया मेरे पास से याद रखोगे इसको, मतलब आपको पास की चीज़ें तो अच्छे से दिखाई देंगी पर दूर की चीज़ें जो होंगी वो नहीं दिखाई देती, तो मेरे पास से याद रख लो इसको। तो मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। इस डिफेक्ट में क्या होता है, आप नज़दीक की चीज़ें तो देख पाते हो पर दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि जो हमारे सिलियरी मसल्स हैं वो रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और जो लेंस है वो इलॉन्गेट नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, जिस वजह से जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज नहीं कर पाएगी। एज अ रिजल्ट कोई क्लियर इमेज नहीं बन के आती। और करेक्शन कैसे करोगे इस लेंस की, तो याद रखना हमेशा मायोपिया के लिए आपको कॉन्केव लेंस यूज़ करना पड़ेगा। कैसे, तो उसको मैकेनिज्म से अंडरस्टैंड करते हैं। ये लाइट रेज आई, अब सिलियरी मसल तो रिलैक्स कर ही नहीं पा रहा, तो इमेज आगे बन जा रही है। तो हम चाहते हैं कि इमेज थोड़ी सी दूर बने, कहाँ पे, रेटिना के पास। तो उस केस में अगर हम कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं तो कॉन्वेक्स के साइड डाइवर्जिंग, तो जो भी लाइट पड़ेगी कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ेगी, थोड़ा सा ये दूर जाएगा पहले और फिर लेंस के ऊपर पड़ जाएगी। अब क्या था, सिलियरी मसल अगर रिलैक्स नहीं भी कर पा रहे तो इमेज ऑलरेडी कहाँ पे बन रही है अपने पास, रेटिना के पास। तो मायोपिया के केस में आप क्या याद रखोगे सॉरी, मायोपिया के केस में आप याद रखोगे कि नियर की तो देख सकता है इंसान पर दूर की नहीं देख पाता।
ठीक है, क्लियर इमेज नहीं बन पा रही। क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि सीलियरी मसल जो है वो प्रॉपर तरीके से रिलैक्स नहीं कर पा रहा। और जब सीलियरी मसल आपका रिलैक्स नहीं कर पा रहा तो उसको हम कैसे क्योर कर रहे हैं? तो कॉन्केव मिरर का यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डाइवर्जिंग मिरर है, तो उससे हमें क्या होगा, फिर रेटिना के ऊपर क्लियर इमेज बनेगी। हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, मैं तो दोनों पढ़ाऊंगी आपको, पर आपने मायोपिया वाला केस याद रखना है। हाइपरमेट्रोपिया बिल्कुल ऑपोजिट होगा। हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, मतलब दूर की चीज़ें तो दिखाई दे रही हैं आप, पर पास की नहीं दिखाई दे रही। आप बुक वगैरह प्रॉपरली रीड नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं? क्योंकि अब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। याद करो, मसल अगर रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूर की नहीं देख पा रहे थे, पर वहीं पे अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं तो नज़दीक की नहीं देख पाओगे, क्योंकि लेंस तो खुद को एडजस्ट करेगा और लेंस जो होगा वो थिक नहीं हो पाएगा और शॉर्ट हो जाएगा ड्यू टू द फोकल लेंथ डजंट डिक्रीज, तो उस वजह से आप नज़दीक की चीज़ नहीं देख पा रहे। अब इस केस में क्या हो रहा है, जो इमेज बन रही है ना वो रेटिना के बाहर बन रही है जाके। ये देखो, ये गई लाइट, ये नॉर्मल इमेज है। हाइपरमेट्रोपिया के केस में आप क्या देखोगे, जो इमेज है ना वो रेटिना के बाहर चली जा रही है, तो क्लियर इमेज तो यहाँ पे भी नहीं दिखाई देगी। तो अब आपको क्या करना है कि रेटिना के आगे बने जाके इमेज, रेटिना के ऊपर बने जाके इमेज, तो आपको थोड़ा आगे लाना पड़ेगा ना। तो कैसे लेके आओगे? तो उस केस में आपको यूज़ करना पड़ेगा कॉन्वेक्स। तो हाइपरमेट्रोपिया या जिसको लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, आपको फार की चीज़ें तो देख पा रहे हो पर जो नियर की चीज़ें हैं उनको नहीं आप देख पा रहे। तो उस केस में क्या हो रहा है, रेटिना के बाहर जाके इमेज बन रही है, बाहर, और बाहर के साथ साथ सिलियरी मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो क्योर क्या रहेगा? क्योर के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस। तो हाइपरमेट्रोपिया इस तरह से आप क्योर कर सकते हो। उसके बाद आता है रेस बायोपिया। रेस बायोपिया एज के साथ साथ, जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे जो सिलियरी मसल्स होते हैं वीक हो जाते हैं, तो प्रॉपर तरीके से ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं ना ही रिलैक्स कर पाते हैं। तो अगर करेक्शन करनी है इनको तो इनमें हम बायफोकल लेंस यूज़ करते हैं, जिसमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों ही लगे होते हैं। फार पॉइंट हमेशा इन्फिनिटी रहता है और नियर पॉइंट हमारे पास 25 सेंटीमीटर रहता है। रेस बायोपिया के लिए एक मेडिसिन भी लाई गई थी, आई ड्रॉप थी, जिसको बोलते हैं रेसबू, पर इसके ऊपर पहले एलिगेशन लगे थे कि इसको सस्पेंड कर दिया गया है, अभी बोल रहे हैं इसको यूज़ किया जाएगा, बट लेट अस सी। उसके बाद इम्पेयर्ड विजन विद एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाती, जिस वजह से देखो कैसे दिखाई दे रहे हैं ऑब्जेक्ट, दिस ऊपर को उड़ता हुआ दिख रहा है ना, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में पता नहीं चल रहा है, डिफरेंशिएशन नहीं हो रही। नॉर्मल व्यू तो ऐसे बनना चाहिए था, पर इस केस में देखो आधा ऊपर जा रहा है आधा नीचे आ रहा है, तो इमेज जो है वो बीच में बन रही है, तो ब्लर दिखाई देंगी चीज़ें, तो दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। तो दैट्स ऑल अबाउट योर फिजिक्स सब्जेक्ट। फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे जो पेंडिंग लेक्चर्स हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।